सभी मित्रों को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज का प्रश्न गुरुजी पुरुषोत्तम बंधु जी जबलपुर मध्य प्रदेश से रखा है। उनका गुरुजी प्रश्न है, गुरुजी देश के स्कूल कॉलेजों अधिकतर कोचिंग संस्थानों में छात्रों के द्वारा आत्महत्या की सूचना हमें सुनने में आती रहती है, इसका क्या कारण है? उनका पूछना है कि क्या ये मानसिक या स्वास्थ्य के कारण है, या क्या स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम का एक दबाव है, या सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। और आज के जो संस्थागत इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो भी संवेदनहीन होते जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बड़ा दबाव रहता है कि भाई आपको इसको टेस्ट को निकालना है इंजीनियरिंग का या इस तरीका का, और कोर्ट भी इस सिस्टम को आज की डेट में नाकामी बता रहा है। प्रश्न ये है कि छात्रों में आत्मघाती प्रवृत्ति की वास्तविक वजह क्या है और इसके समाधान किस प्रकार से हो सकते हैं? गुरुजी से मार्गदर्शन करें। जरूर। ये एक गंभीर मामला है और इसमें सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी आना ही इसका मूल कारण है। सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ गया है। सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अगर बिगड़ जाए तो राष्ट्रीय व्यवस्था भी उसी ट्रैक पे चली जाती है। समाज से ही राष्ट्र निकलता है। राष्ट्र कोई अलग से चीज नहीं, आपके समाज के स्तर का साम्राज्य पैदा हो जाता है। तो सामाजिक स्ट्रक्चर जब फेल हो जाता है तो उस समय किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण नहीं रहता। मनुष्य के विकास की क्या संभावनाएं हैं, मनुष्य में कौन कौन सी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं और उन क्षमताओं से क्या क्या किया जा सकता है, इन सभी बातों का प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो छूट गया है पीछे कहीं। अब एक जंगल राज जैसी स्थिति है जिसमें कुछ भी निर्णय नहीं है कि कौन क्या करने वाला है। मानव जीवन जिंदा रहने के लिए भी सामाजिक व्यवस्था की मांग करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है और समाजशास्त्र कहता है कि मनुष्य सामाजिकता के बिना जीवित नहीं रहेगा। तो सामाजिक सहजीविता यानी सामाजिक सभ्यता चाहिए, और वो सभ्यता किस प्रकार की होगी? क्या जंगल में जैसा सब कुछ चल रहा है उसी को उठा के समाज में लागू कर लें, जंगल के कानून समाज में उठा लाएं, जंगली व्यवस्था को ही ऑपरेट करें, या कि कुछ और इस पर विचार की आवश्यकता है? तो इसकी तह में जाने की जरूरत है कि मानवता का गुजारा होगा कैसे। मनुष्य को अगर एक सामान्य बिल्कुल साधारण सा तुच्छ पशुवत प्राणी मान के और उसको कि जिसको जहां से जो मिल जाए वो खा के काम चला ले, तो ये जो सूत्र है ये मनुष्य को पशु जैसा ही बना देगा। अब पशुओं के बीच में जितने संघर्ष हैं वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। मानव समाज में जब मनुष्यत्व पैदा होगा बच्चे के रूप में, तो उस समय उसकी नीड मानवीय होंगी, जंगल वाली नहीं। अब अगर बच्चों को ये कह दिया गया कि तुम अपना खुद कमाओ, शिकार करो और खाओ जंगल में, जैसे मनुष्य के बच्चे से ऐसा आपने एक्सपेक्ट कर लिया,
तो उसके ऊपर मानसिक तनाव पड़ेगा। पशु पक्षियों में मन होता ही नहीं तो तनाव होगा ही नहीं। पशु पक्षियों में मन का कोई सिस्टम नहीं, तो मेंटल टेंशन जैसी चीज जंगल में नहीं पाई जाती। अब मानसिक तनाव के बिना आप स्वाभाविक जीवन जिएंगे, प्राकृतिक। तो प्रकृति में कोई मानसिक तनाव के कारण सुसाइड करने की कोई परंपरा ही नहीं है। कहीं नहीं दिखाई देता कि कोई बैल टेंशन में चल रहा है सुसाइड कर लिया, कहीं हाथी टेंशन में चल रहा है सुसाइड कर लिया, कहीं नहीं दिखाई देता। कोई बाहरी कोई ऐसी विद्युत तरंग में फंस जाए, किसी ऐसे रेडिएशन में फंस जाए, तो कोई पक्षियों का समूह कहीं गिर पड़ा मर गया, कुछ ऐसे हो सकता है। वो भी उसका कारण भी नेचर होगा, मानसिक तनाव नहीं। मानसिक तनाव नेचुरल नहीं है, ये कल्चरल समस्या है। मन का जन्म ही आपकी शिक्षा संस्कारिता से हो रहा है। जिसको भी आप शिक्षित संस्कारित नहीं करेंगे उसमें मन विकसित ही नहीं होगा। मनुष्य में मन के विकास की संभावना मात्र होती है, अपने आप से विकसित होने वाला नहीं है। उसके लिए इसको शिक्षा चाहिए प्रॉपर, पर्याप्त, और इसके बाद शिक्षा में जो भी ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ हो गया, उसके अनुसार उसको आचार व्यवहार के नियम चाहिए, तो वो सांस्कृतिक परिवेश बनेगा। उससे अच्छे संस्कार अंदर जाएंगे, गुण बनेंगे, गुण से स्वभाव का निर्माण होगा। तनाव के कारणों की आप समीक्षा अगर करें तो शिक्षा के पश्चात जब मानसिक विकास हुआ तो उसको उचित अनुचित हित अहित दिखाई देने लगता है। आगे अगर उसको पढ़ाई के बाद जब निकलेगा, करियर अंधेरे में, तनाव पड़ेगा कि नहीं। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसमें मान लो 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2000 में से कितने एक्सपेक्टेड हैं कि वो जॉब में आ जाएंगे? प्लेसमेंट कितनों का संभव है? ज्यादा से ज्यादा 5%, 10%। बाकी को तनाव में रहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। पढ़ता लिखता मेहनत करता हुआ तो वो हर बच्चा कोशिश करेगा कि मैं उन 10% या 5% में आ जाऊं। अगर नहीं आता तो मेरे माँ बाप का पैसा डूबेगा, पैसा छोड़ो मेरी जिंदगी डूबेगी। जिस कोर्स को मैं कर रहा हूं उसका प्लेसमेंट ही नहीं है और उस कोर्स की दूसरी कोई उपयोगिता नहीं। आपने मान लीजिए कि आपने कोई इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, और आपको कोई ऐसी फैक्ट्री में कहीं आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो देन मेंटल स्टेटस क्या होगा उस बच्चे का? टेंशन। घर में बैठ के, वो कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि अचार बनाने की विधि थी तो घर में बैठ के अचार बनाएगा। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद घर में अचार बनेगा? अचार से ज्यादा बढ़ के घर में और बनाएगा क्या? घर के अंदर। और अगर बनाने कोई कहेगा कि अपनी फैक्ट्री खोल ले, कैपिटल कहाँ उपलब्ध है? कैपिटल इतनी कास्टली है कि बड़े आदमियों के सामने जब सेम ही स्टार्टअप लेके ये आएगा जो पहले से भी चल रहे हैं कई, उनकी पूंजी लागत, उनकी पर्सनल सेठ है, उनने अपनी लगा दी। इसको जो पूंजी मिलेगी उन सेठों ने मौद्रिक पूंजी पर होल्ड कर रखा है और आरबीआई में पॉलिटिकल दबाव बना के रेपो रेट लगवा दिया है कि अब आप लिक्विडिटी ले भी लें अपनी जमीन जायदाद के बदले में तो भी कैपिटल आपको उतनी ही कास्टली मिलेगी जितना कि आप बैंक से किसी सेठ से लोन ले लीजिए, अथवा उसके यहां नौकरी करिए, अथवा उसकी
दुकान किराए की ले लीजिए, फैक्ट्री किराए की ले लीजिए, खेती की जमीन किराए की ले लीजिए, और आप करिए तो जितना ये कॉस्टली हो गया, ये जो किराए की ले लीजिए, किराए की ले लीजिए, किराए की ले लीजिए या ब्याज पे ले लीजिए, वो सेम बात है। अब ये जो महंगी कैपिटल कास्ट लगा के स्टार्टअप लगेगा, वो भी नया नया अनुभव भी नहीं। वो स्टेब्लिश्ड लोग अपने माल के सामने वो जो 10 रुपए में बना के बेच रहे हैं और इसकी कैपिटल कास्ट ज्यादा है, तो पता चला इसकी कैपिटल कास्ट अधिक होने से माल का प्रोडक्शन महंगा है, लागत माल की अधिक है। 15 रुपए की लागत से पता चला बन के तैयार हुआ, 10 में वो बेच देगा इसके सामने। जो सेट फैक्ट्री वाला है वो लेबर कास्ट भी मिनिमाइज कर रखा है, क्योंकि इतने सारे जो रोजगार है उसको फ्री में मिल सकते हैं, न्यूनतम मूल्य पर मिल सकते हैं, लेबर भी। पूंजी लगभग उसने होल्ड कर रखी है, तो वो पूंजी उसकी निःशुल्क। फिर लेबर सबको बेरोजगार कर रखा है, कैपिटल हैवी करके कोई लगा ही नहीं पा रहा, तो अपना स्टार्टअप नहीं लगाएगा तो बेरोजगार रहेगा, तो उसकी फैक्ट्री में जाएगा। सीधे से सिद्धांत है सब। तो ये नया स्टार्टअप खुलते ही डूब जाएगा। 10 का माल 15 में पैदा करके और बाजार में 20 की बेचने जाएगा, तो 10 वाले के सामने टिकेगा क्या? डूबेगी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री फिर कौन खरीदेगा? मशीनें जहां से लाया था वापस ले लेगा? कभी नहीं। वो तो बना के बेचने की धंधे वाली कोई दुकान जो बैठी है, वो इनका माल वापस क्यों लेगी? ये किसी उसी सेठ को बेचने जाएंगे और आधे से भी कम कीमत वो ऑफर करेगा, और इनके सामने कोई रास्ता नहीं होगा। घर की भी पूंजी जो होगी थोड़ी बहुत, वो भी उसमें स्वाहा हो जाएगी, और ये सेटअप भी उसी का हो जाएगा। और फिर अपनी ही फैक्ट्री में ये नौकरी के लिए आवेदन करेगा, और न्यूनतम वेतन पर। क्यों? बेरोजगारी। ये सेटअप बंद हुआ, बेरोजगारी और बढ़ गई। सामाजिक व्यवस्था ही पूरी चरमराई हुई, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही पूरी चरमराई हुई है। चरमराई हुई ऐसा नहीं कि अपने आप चरमराई हुई, उसको चरमरा रखे हैं लोग, क्योंकि चंद लोग जब व्यवस्था बनाएंगे तो व्यवस्था सर्वहितकारी कैसे होगी? जब तक सार्वजनिक शासन नहीं अपनाओगे, आप नेता चुनने का धंधा करते हो, नियम चुनने का धंधा करना था, बता दिया जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। और वास्तविक बात क्या है कि राजा आप चुन रहे हो, शासन नहीं। शासन उस राजा के हाथ में दे देते हो, तो राजा के हाथ में शासन चला गया तो तंत्र माने शासन। तो तंत्र किसका हुआ? शासन किसका हुआ? राजा का। यानी कौन सा तंत्र? राजतंत्र। अब ये छोटी सी बात प्रजा को समझने में 75 साल लग गए और अभी भी समझ में नहीं आया। हम कितने दिनों से तो आप लोग हमको सुन रहे हैं कि द्वादश मताधिकार होने चाहिए, महालोकतंत्र का प्रस्ताव दे रखा है। 12 मताधिकार होते हैं, 3 सरकार के अंग हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। इन तीनों में शासन सत्ता और शासन व्यवस्था 2 पार्ट हैं। तो कितने हो गए? 6। इन 6 में पद नियुक्ति और पद निरस्ती, और इधर नियम पारित और नियम निरस्त। इधर भी पारित खारिज करना, उधर भी नियुक्त निरस्त करना। तो 6 दूनी 12, हर एक के 2-2, पारित करने का, खारिज करने का अधिकार। तो 2-2 अधिकार एक पर, तो 6 दूनी 12, 12 मताधिकार बैठते हैं। आप ये 12 मताधिकार लागू कर लो, और फिर जो भी व्यवस्था अपनाओगे, जैसी भी अर्थव्यवस्था लागू करोगे, जो भी आर्थिक नीतियां, नियम जो भी आप ऐसे लागू करेंगे, उन सभी नियमों, नीतियों, निर्णयों को पारित खारिज होना पड़ेगा सार्वजनिक मतों द्वारा। सार्वजनिक सहमति के बिना कोई चीज लागू नहीं होगी।
अब जो भी आर्थिक नीति लागू करोगे कि रेपो रेट लगाना है कि नहीं, पब्लिक क्यों कहेगी कि हमारे ऊपर रेपो रेट लगा दो? पागल है। और हमारा पैसा सब सेठों के पास पहुंचा दो, ये कोई पागल है? ऐसा वोट कोई देगा? हमारी तनख्वाह काट के सब सेठों के खाते में जमा कर दो। जब आप सब अपना सेटअप नहीं लगा पाओगे तो बेरोजगार रहोगे। बेरोजगार रहोगे तो वहां फैक्ट्रियों में नौकरी मांगने वालों की लंबी लाइन हो जाएगी, और जितनी लंबी लाइन उतना सस्ता लेबर। ये समझ रहे हैं? अगर किसी फैक्ट्री के सामने 2 आदमी खड़े हों और 4 वैकेंसी हो तो मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। ये दोनों कहेंगे तो वो हमको बुला रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, आप तनख्वाह कम दे रहे। दूसरी फैक्ट्री में भी रिकॉर्ड है, 2 यहाँ 2 वहां, तो कह रहे हम दोनों उधर जा रहे हैं। वो हमको तो 20,000 दे रहे, तुम बोल रहे हो तुमको 10 देंगे। 20 में दोनों को रखना चाह रहा है, वो दोनों भाग जाएंगे। फर्ज करो कि वहां पर 20 खड़े हो और वैकेंसी 2 हो, अब रेट क्या होगा? वो 18 बाहर होंगे, तो 18 में से कोई कहेगा कि सर इसको आप 20,000 दे रहे हैं, हमको आप 15 दे दीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो उसको अकेले में बुला के बात होगी। इंटरव्यू में अलग अलग बुलाते हैं। वो 20 में तैयार हुआ है तो अगला आया, कहता है सर उसको आप 20 में रख रहे हैं, मैं सेम काम उससे ज्यादा एक्सपर्ट हूं, मैं आपको 15 में करके दूंगा। कहेगा यार 15,000 रुपये महीने, इसको रख लो। एक और आया, कहा सर हम तो 10 में ही तैयार हैं, 15 वाला भी बात। क्या हो रहा है? मजदूरी का रेट गिर रहा है। समझ रहे हैं? रेपो रेट वहां लगा दीजिए, मजदूरी एकदम नीचे गिर जाएगी, और रेपो रेट हटा दीजिए, मजदूरी एकदम बढ़ जाएगी। तो जो पैसा सेठों की जेब में हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट हर फैक्ट्री के जा रहा है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे कर्मचारियों के खातों में, तो समान रूप से समृद्धि बढ़ती है। रेपो रेट हटा दीजिए, अगर देश में एक भी कोई बेरोजगारी के डर से आत्महत्या कर ले तो हमको बताना। रेपो रेट हटाइए, 0 करिए, एक भी नहीं मरेगा। किसी दूसरे कारण से कोई गिर गुर पड़े मर जाए बात अलग है, इस कारण से नहीं मरेगा। बेरोजगारी के तनाव से, वहां बेरोजगारी के तनाव से बच्चा मर रहा है, पढ़ाई करने गया है, रोजगार के लिए है, वो दूसरा कोई कारण नहीं है। शादी के टेंशन में नहीं सुसाइड कर रहा है वो, शादी तो हुआ ही नहीं है अभी, उनका टेंशन किस बात का? बाल बच्चे पालने की टेंशन में नहीं है वो तो अभी माँ बाप ही कमा रहा है। ये क्यों सुसाइड कर रहा है बच्चा? कैरियर का प्रेशर। बच्चों को मार रहे हो यार तुम रेपो रेट लगा के, कोई अकल नहीं। कहते हैं वहां पे कि पंखे में राड रबर की लगा दो, जब वो सुसाइड करने के लिए लटकेगा तो रबर से जो नीचे आ जाएगी, रबर लंबी हो जाएगी, तो वो जमीन टच कर जाएगा, मरेगा नहीं। एक ऐसी बढ़िया, कौन विद्वान था ये राजनीति में जिसने ये योजना बताई? वहां हमने आया जब समाचार में, तभी हमने कहा देखो ये कितने पागल हैं। अरे तो पंखे से क्यों लटकेगा? वो छत से चढ़ के कूद जाएगा, कुछ भी जाते, कोई मरने की एटी भी दी है क्या? लेकिन कितने धूर्त हैं, इलाज कैसा करते हैं? इनको मालूम है कि रेपो रेट लगने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और ये हम पूरे राष्ट्र को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि रेपो रेट के कारण ही बेरोजगारी का भय और उसके कारण से आत्महत्या उत्पन्न होती है। जितने स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं वो सब पढ़ाई का भय, पढ़ाई में कैरियर का तनाव कि अगर नंबर कम हो गए तो बर्बाद हो जाओगे, माँ बाप का पैसा डूब जाएगा, लाखों रुपए का कोचिंग का खर्चा है, जैसे तैसे कोई खेत बेच के, कोई जमीन बेच के वहां भेजा है पढ़ने। कितना प्रेशर है मानसिक। बच्चा मानसिक तनाव में माँ बाप को लेके भी है बेचारा कि उनका क्या होगा अगर मेरी नहीं लगी। रेपो रेट हटा लो, अगर एक भी बेरोजगार पकड़ा जाए पूरी कंट्री में, सारी जवाबदारी हमारी। हटा के देख लो, हम कहीं चले थोड़ी ना जाएं, हम बैठे एक दिन हटा के देख लो, पहले दिन से अगर क्रांति ना हो जाए तो बताना।
रेपो रेट आप शून्य करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्याजखोरी ये लोग बंद कर लें, अगर बैंक है तो उन लोग जो है ये चलाते रहे, हमको इनसे एतराज है। हम केवल आरबीआई के रेपो सरकारी वाले की बात कर रहे हैं, सरकारी दूसरे बैंकों की भी बात नहीं कर रहे, केवल आरबीआई की बात कर रहे हैं। रेपो रेट कोई चीज होती ही नहीं है, जबरदस्ती प्रायोजित है। दूसरी बात, उस मुद्रा पर वो ब्याज लगा रहे हैं रेपो रेट की दर जो उनकी होती ही नहीं, वो धन के मालिक ही नहीं होते। वो एक किसान गया बर्फ का गोला लेके और बोला तुम्हारी जो सील है आरबीआई की उसके सामने वो सूरज की तरह चमक रही है, उसके सामने से गुजारते हैं तो ये पानी बन जाता है बर्फ। अब वो पानी जो बन गया बर्फ का गोला बाल्टी में लेके आया तो वो किसका है? बर्फ का गोला लेके मान लो किसान गया और अगर वो गर्मी में पिघल के पानी बन गया आरबीआई के सामने से गुजरने में, तो किसका हो जाएगा पानी? हाँ? क्यों किसान का रहेगा? अरे भाई, आपका बच्चा अगर मान लीजिए कसाई की दुकान के सामने से निकल गया तो किसका बच्चा हो जाएगा? हाँ? माँ बाप का कैसे रहेगा? उस कसाई का हो जाएगा ना। जिसकी दुकान के सामने से गुजरेगा वही मालिक हो जाएगा उसका, वो चाहे जब काट दे उसको। यही हो रहा है, यही हम बता रहे हैं, आपको ख्याल में आ जाए। वो बच्चा कसाई का हो जा रहा है, गलती उसकी क्या है कि कसाई की दुकान के सामने से गुजर गया है वो। तो भैया किसी की दुकान के सामने से भी ना गुजरने दोगे, कोई ऑथेंटिक उनका अधिकार नहीं बनता। देयर इज नो अथॉरिटी टू इम्पोज द रेपो रेट ऑन करेंसी बट दे आर इम्पोजिंग। कोई ग्राउंड नहीं, मिल्कियत भी नहीं है। हमने तो धमकी भी दिया कि भैया अगर ऐसा करोगे तो हम कोर्ट में केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ये झूठ है, रेपो रेट फर्जी है एकदम। जब तुम्हारा पैसा, आप कोई पैसा रखे बैठे हैं तो ठीक है, आप किसी को दे लें, चलो ठीक है, वो उसमें आपकी क्या कंडीशन है, आप जो मालिक हैं आप। लेकिन जिसका मालिक ही किसान है, जिस धन का, उस धन पर कोई दूसरा कैसे मांग सकता है? ब्याज, किराया, टैक्स कोई दूसरा कैसे मांग सकता है? मालिक तो ये मिल्कियत से आप किसी दूसरे के मकान का किराया मांग सकते हैं, और मांगेंगे तो किस अधिकार से मांगे? वो कहेगा पहले बताओ कि मकान तुम कैसे मांग सकते हो, मालिक तो खुद है। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद जब इतने भर्राशाही के बाद जब सुसाइडें हो रही इतनी, आत्महत्याएं हो रही इतनी, तो एक तो समाज को कुछ पता ही नहीं कि हो क्यों रही। आप रेपो रेट हटा दीजिए, कोई बेरोजगार नहीं मरेगा। वो छोड़िए स्टूडेंट को, हम बाहर के बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। वो तो थोड़े से इंस्टीट्यूशन की चिंता लोगों को सताई, बाहर बेरोजगार रोज मर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आप रेपो रेट हटा दीजिए, एक भी बेरोजगार पकड़ा जाए तो सारी जवाबदारी हमारी। आप रेपो रेट हटा दीजिए, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, केवल रेपो रेट, और उस पर कोई अधिकार भी नहीं बनता लगाने का। एकदम 100% फर्जी है वो। रेपो रेट हटाइए, सारे लोग रोजगार से भर जाएंगे। क्यों? सबके पास कोई दुकान है, जमीन है, जायदाद है, उसको उसका पेपर लगा के वहां से लिक्विडिटी लेगा, लोन नहीं लेगा। लिक्विडिटी इसी की होती है, जिसका बर्फ उसी का पानी, इसीलिए उसको द्रव्य बोलते हैं, धन को द्रव्यम ददात। वो द्रवीभूत हो जाता है, तरलीकृत होता है, लिक्विडाइज होता है। लिक्विड माने द्रव, कोई चीज ढीला ढीला तरल पदार्थ। अब आप सोचिए कि बातें कितनी सरल हैं और समस्याएं कितनी जटिल बना रखी हैं। बातें जरा जरा सी हैं। अरे बेरोजगारी तो छोड़िए, एक भी गरीब पकड़ा जाए, रेपो रेट आप हटा लीजिए और प्रत्येक नागरिक का खाता खोलिए। आज तक खाता ही नहीं उस बैंक में खोला गया किसी का, और नागरिकों को
मुद्रा जारी करने के लिए कि ये बाजार में लेन देन खरीदी बिक्री आसानी से हो सके, इसके लिए सरकार मुद्रा जारी कर देती है, क्योंकि वस्तु विनिमय करने में बहुत टाइम लगता है, सामान का लेन देन करने में। आपको कुम्हड़ा खरीदना है और तुम्हारे पास रखा है चना, अगला कहता है हमारे पास घोड़ा नहीं है तो हम चना क्या करेंगे, कुम्हड़ा वो कहेगा कि आप हमको जो है कपड़ा दे दो, बच्चों के कपड़े चाहिए, वो आपके पास कपड़े नहीं, तो सौदा ही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा मूल्यांकन करने वाली एक मुद्रा बना देते हैं और उसके जरिए आप जो है कपड़ा उधर है तो कपड़ा बेच दो और पैसा ले लो, उस पैसे से कुम्हड़ा खरीद दो। उनको कुम्हड़े वालों को जो सामान खरीदना है वो उस पैसे से जाकर वो खरीद लेंगे। अब कुम्हड़ा लेके जाएंगे सामान खरीदने और सामने वाले को कुम्हड़ा नहीं चाहिए, तब पैसा से कोई इंकार नहीं करता, लेकिन कुम्हड़ा से तो इंकार करेगा अगर उसे नहीं कुम्हड़े की सब्जी बनानी, और उनको कहेगा वो नहीं भी बिकेगा तो हम क्या करें, कहां ले जाएंगे हम इसे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को देखते हुए मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत हुई और मौद्रिक विनिमय प्रणाली लागू की गई कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय का माध्यम का काम करती है, मूल्यांकन का काम करती है। किसी भी चीज का आप मूल्यांकन कर लीजिए अथवा आप क्रय विक्रय इसके माध्यम से कर दीजिए। विनिमय माने क्रय विक्रय, आदान प्रदान, सरल हो जाता है। अब इसको ही हथियार बना लिया शोषण करने का, गुंडागर्दी का टैक्स। कल को सांस लोगे तो कहेंगे इस पर तो हमको रेपो रेट दो। सांस कितनी ली हो, हर सांस में पता चला 10 रुपए मांग रहे, तो जिंदगी रहना मुश्किल हो जाएगा, वो सुसाइड ही होगी। सुसाइड करवाई जा रही है, कर नहीं रहा है कोई, मजबूर किया जा रहा है सुसाइड करने के लिए। मरो मरो मरो, और तुम्हारी बलि वेदी पर ही उनका शाही अंदाज सेट रहेगा। बड़ी बड़ी दौलतों के वो मालिक रहेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको मारना होगा। रेपो रेट हटा दीजिए, एक बच्चा स्टूडेंट कोई भी बेरोजगार, बेरोजगारी के डर से न कभी नहीं, वहां से पढ़ के निकलेगा, अपना स्टार्टअप डालेगा। क्यों? सब कैपिटल उपलब्ध है। और दूसरा, जब किसी के पास अपना सेटअप डालने का अवसर, तो नौकरी के लिए आवेदन क्यों करेगा? अब नौकरी के लिए जैसे ही आवेदन कम करेगा तो जो दूसरे मालिक लोग फैक्ट्री अपनी पूंजी लगाए बैठे हैं उनको काम करना पड़ेगा खुद, क्योंकि लेबर नहीं आएगी। लेबर अपना जा रही फैक्ट्री लगाने, कहेगी पेन बनाना हमको भी आता है, वो तो पैसा ही नहीं था इसीलिए दिक्कत थी। अब लिक्विडिटी सुलभ है, खुद का खुलेगा अब तो पेन बनाने का फैक्ट्री, तो उनके पास लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उनका प्रॉफिट का जो हजारों करोड़ के मालिक हर साल बन रहे हैं वो फिर सबको वही अठन्नी चवन्नी जो सबको प्राप्त होता है उनको भी प्राप्त होने लगेगा। आप समझ गए कि लाखों करोड़ बिना कर्म किए लाखों करोड़ का धन्ना सेठ बनने की चेष्टा में सबके लिए कैपिटल लॉक करके रखी गई रेपो रेट लगाकर, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। तुम्हारी मौत का इंतजाम स्वयं किया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि मताधिकार सबको, इसको पारित कराओ रेपो रेट को, और अगर इसको कोई वोट दे दे जनता, ये 51% अगर इसको वोट मिल जाए 50+, तो हम पूरा प्रोग्राम अपना बंद करेंगे। सार्वजनिक वोटिंग, आप लोकतंत्र है ना कहते हैं, बाबा साहब ने आपको लोकतंत्र दे दिया, नहीं कुछ नहीं दिए, सब सातिर लोग हैं। कोई लोकतंत्र नहीं है किसी कंट्री में, सब झूठ है। 12 मताधिकार होते हैं, उनके पास पूरे 12 हैं, और आपके पास आपको 1 मताधिकार दिया गया है, वो भी पूरा लागू नहीं हो रहा है। आज तक 51% से कोई चुनाव नहीं हुआ। इसका मतलब बहुमत से नहीं फैसले हो रहे हैं, तो यही 25-30%, 25 से 35 के बीच में सारी सरकारें बन गई। आप देख लीजिए कहीं, तो बहुमत कहां है? वो भी बहुमत नहीं है जिसमें आप बहुमत मान रहे हैं। बहुमत से वो एक भी वोट आपका काम नहीं कर रहा बहुमत पर, वो एक भी बेकार है। इसलिए समझ लें, गुंडागर्दी से ही ये सब चल रहा है। चंद लोगों की बदमाशी, कुछ दबंग हो जाते हैं, और नीचे के लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। ज्यादा दिक्कत ये है कि इस भंवर जाल को नहीं समझते हैं।
नहीं तो ये उखाड़ फेंके। आम जनता इस भ्रमर जाल को नहीं समझ रही है, इतना भ्रामक है ये, नहीं समझ। अब हम ही जब ये बताते हैं तो आप लोगों को कुछ बुद्धि खुलता है, नहीं तो किसकी खुली हुई। तो आप वो रेपो रेट हटाइए, केवल बेरोजगारी ही नहीं, गरीबी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति कोई गरीब नहीं पकड़ा जाएगा पूरे देश में। आप रेपो रेट हटा के देख लीजिए, शून्य करिए, सबका खाता खोलिए। बेरोजगारी छोड़िए, वो तो हो ही नहीं सकती, गरीब भी नहीं बचोगे, सब अमीर हो गए, सबके पास गाड़ी होगी, सबके पास मकान होगा, सबके पास सब कुछ होगा। ये भले आपको यूटोपिया लग रहा हो, लेकिन यही यथार्थ है, सच्ची है ये। आपकी गरीबी का मूल कारण आपका जो जिसको मसीहा समझे बैठे हो, वोट दे रहे हो, वही है। चाहे आप कितनी जात का हो, कितनी बिरादरी का हो, कितना, जिसको वही शोषक है। आपके घर से भी गया हुआ आदमी है तो भी आपके विरुद्ध है, दरअसल वहां जाते ही आपके विरुद्ध ही काम करता है। इसलिए भरोसा मत करो किसी पर, सबको वोटिंग का प्रॉपर अधिकार, 12 सबको वोटिंग का अधिकार दिलवाओ और बात खत्म करो इसको, नहीं तो अनंत काल तक तुम इसी तरह आत्महत्या करते रहोगे। अगर 12 मताधिकार नहीं प्राप्त कर लेते हो, करवा देते हो सबको, 1% आदमी 12 मताधिकार रखे, 1% से भी कम है वो, हैं उनके पास आज भी 12 मताधिकार, आपको नहीं दिए जाते। कोई भगवान राम के नाम पे लूट रहा है, कोई भगवान कृष्ण के नाम पे लूट रहा है, कोई जीसस के नाम पे, कोई मोहम्मद के नाम पे, कोई कुरान के नाम पे, कोई कुरान के नाम पे। आपको लगातार कोई अंबेडकर के नाम पे लूट रहा है, कोई बुद्ध के नाम पे, कोई महावीर के नाम पे, और सारे के सारे एक जैसे होते हैं। ऊपर के 5% आदमी, लुटेरा वर्ग एक समान है, और 95 से 99% आदमी का खून वो लगातार पीते रहते हैं, हजारों साल से पी रहे हैं, आगे भी पीते रहेंगे। अभी वर्तमान में जब मौद्रिक प्रणाली रहती है तो मुद्रा के माध्यम से शोषण हो जाता है, ना हो तो वो जमीनें कैप्चर कर लेते हैं। तो इसके पहले जब बैंकिंग प्रणाली नहीं थी तो जमींदारी प्रथा इसीलिए चल रही थी। मुद्रा ना हो तो भूमि को गुलाम बना लो, सब गुलाम हो जाएंगे। अब भूमि ना हो पकड़ने का, अगर रजिस्ट्री एक्ट नहीं बनेगा तो भूमि भी नहीं पकड़ पाओगे। बैंकिंग एक्ट नहीं है तो मुद्रा नहीं पकड़ सकते, रजिस्ट्री एक्ट नहीं है तो आप लैंड नहीं पकड़ सकते, जमींदार नहीं बन सकते। क्यों? जमीन खुली पड़ी है तो कोई भी जोतेगा बोएगा और खाएगा पिएगा, तो गुलाम बनने क्यों आएगा? जब तुम रजिस्ट्री बना लेते हो तो जैसे ही कोई फावड़ा मारता है पौधा लगाने के लिए तो तुरंत पुलिस आ जाती है कि ए गाटा नंबर फला, खसरा नंबर फला, और ये तुम्हारा नहीं, वो फला मालिक का है। अब बस तुम चारों खाने चित्त भागो वहां से, फावड़ा लेके जेल चले जाओ। रजिस्ट्री एक्ट हटाइए, आजाद हो जाओ। लैंड रजिस्ट्री एक्ट हटा दीजिए, कभी जमींदारी प्रथा नहीं आई। बैंकिंग एक्ट हटा दीजिए, कभी बेरोजगारी प्रथा नहीं आई। और जब न करेंसी पकड़ पाएंगे, न वो लैंड पकड़ पाएंगे, तब क्या करेंगे? वो आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के आपको घर घर गुलाम बनाया जाएगा। जमींदारी प्रथा से पहले वही था। जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ तो जमींदारी प्रथा के माध्यम से उसको बदला गया कि हथकड़ी छोड़ो, जमीन में हथकड़ी लगा लो, आदमी की छोड़ दो, जमीन को फांस लो। और जमीन पर जब विरोध हुआ, जमींदारी प्रथा उन्मूलन आंदोलन चला, तो फिर उन्होंने मौद्रिक एक्ट बनाया और बैंकिंग एक्ट बना के और आपको पूरी तरह से गुलाम बना दिया। अब केवल रेपो रेट आप हटा लीजिए, आजाद ना हो जाए तो बताना। इसीलिए ये कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो तुम, ताकि इनके हाथ में वो हंटर आ जाए। अंग्रेजों रेपो रेट हटा लो, अंग्रेजों जमींदारी प्रथा हटा दो, बैंकिंग एक्ट हटा दो, रजिस्ट्री एक्ट हटा दो, और ये गुलामी प्रथा, हथकड़ी बेड़ी बांध के दास प्रथा है, ये हटा दो। तीनों हटा दो, सब खत्म काम, प्रजा कभी गुलाम ना होगी। अद्भुत है।
अंग्रेजों को नहीं हटाना, मुगलों को नहीं हटाने की जरूरत पड़ेगी, 3 चीजें हटा दो और सब आजाद हो जाओगे। बहुत सिंपल है। अब ये बात समझ में आ जाए आप लोगों को तो 25 साल सबको शिक्षा देना शुरू करो, फिर एक रोजगार की गारंटी करो, और रोजगार देना नहीं है, रेपो रेट हटाना, सबको मिल जाएगा। इसी तरह शिक्षा भी तुमको देना नहीं है, शिक्षा सामाजिक संस्थाएं चलाएं, कमर्शियल हटाओ। शिक्षा सामाजिक संस्थाओं को चलाने दो, कमर्शियल को नहीं, प्रॉफिट मोटो वाला नहीं मार्कशीट बिकेगी। कमर्शियल काम नहीं है, चिकित्सा कमर्शियल में नहीं, शिक्षा कमर्शियल में नहीं, रोजगार देना कमर्शियल में नहीं, समझना। आवासीय सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली कमर्शियल में नहीं, बर्बाद हो जाओगे। अरे भैया कंफर्ट बिस्कुट समोसा बेचने दो इनको, कपड़ा बनाने दो, बेचने दो। अनिवार्य सेवाएं सामाजिक रूप से अथवा राजकीय रूप से चलने दो। संरक्षण भी, कोई सरकारी क्षेत्र से बाहर मत करो। आप पुलिस अगर प्राइवेट लगा दोगे बर्बाद हो जाओगे, आर्मी प्राइवेट कर दोगे बर्बाद हो जाओगे, समझना। आप अस्पताल पर प्राइवेट कर दोगे, अस्पताल अगर प्राइवेट नहीं होता, कुछ कमर्शियल होता है, वो प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब झूठ बात है, सब कमर्शियल है वो। तो ये नेशनल से कमर्शियल कर रहे हैं। नेशनल चाहिए आपको, कमर्शियल नहीं। कमर्शियल में कमर्शियल चीजें, व्यापार, धंधा पानी, ये सब करो जाके। शिक्षा देना, रोजगार दे, तुम्हारा काम थोड़ी है। तुम अपना धंधा करो, वो बनिया रोजगार दे रहा है, नौकर रख रहा है। तुम कैसे नौकर रख सकते हो? तुमको दुकान अगर चलानी नहीं आती तो दुकान से बाहर हटो, तुम नौकर लगा के क्यों चला रहे हो? आप होटल में नौकर नहीं लगा सकते, आप दुकान में नौकर नहीं लगा, ये सब फर्जीवाड़ा है। अपनी अपनी दुकान खोलो, अपना खुद बैठो, खुद चलाओ। नौकर रखोगे तो तुम मतलब मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो। उसकी अपनी जिसकी दुकान होती है वो मालिक होता है, तो वो भी दुकान खोलेगा अपनी, अगर उसे दुकान पे काम करना है तो खुद बैठेगा अपनी दुकान पर, क्योंकि अब रेपो रेट हटा है तो पूंजी उपलब्ध है। समझ रहे हैं? बहुत रहस्यमयी है, आप सब समझ जाएं तो धन्य है। आपकी बुद्धि नहीं समझ रहे हैं तो और 4,000 साल तक गुलामी भुगतो। और वैसे हम इंतजाम कर रहे हैं, जल्दी सब निपटेगा। तो आशा है ये प्रश्न का उत्तर मिला होगा। संजय जी, धन्यवाद गुरु जी। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि सारा खेल ये रेपो रेट का है, तो जैसे ही ये जीरो होगा तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद गुरु जी। आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार के लिए अपना प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद।